चलिए ध्यान दिया जाए। पिछले दिन तक हम लोग क्या पढ़े थे? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय द्विध्रुव, अक्षीय निरक्षीय स्थिति पर क्या पढ़े थे? चुंबकीय क्षेत्र निकालना और किसी सामान्य बिंदु पर भी चुंबकीय क्षेत्र निकालना। आपको यह भी पता होगा, उसमें 2 पॉइंट और आप ऐड करिएगा कि अगर हम किसी द्विध्रुव को किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है। तो विद्युतीय द्विध्रुव पर जो टॉर्क लगता है वो टॉर्क कितना होता है भाई? टॉर्क इक्वल टू होता था P क्रॉस E। कितना होता था? टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E, है ना? टॉर्क इक्वल टू कितना बताए थे उसमें? P क्रॉस E होता है। तो इसमें जो लगने वाला टॉर्क होगा इसको क्या लिखेंगे? M क्रॉस B लिखेंगे, ठीक ना? और उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होता था U कितना लिखते थे? माइनस P डॉट E, P कॉस थीटा लिखते थे ना माइनस में। तो इसमें कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी? माइनस M डॉट B, ठीक ना? तो ये 2 पॉइंट आप लोग ऐड कर लेंगे। इलेक्ट्रिक के लिए ये टॉर्क और पोटेंशियल के लिए ये टॉर्क। किसके लिए? इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। और ये दोनों चीज किसके लिए? ये दोनों चीज मैग्नेटिक डाइपोल के लिए। ये सारी चीजें पीछे वही है जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है? क्या बोले? कहाँ पे? अच्छा, ये P क्रॉस E है ना? ये वाला कितना? P क्रॉस E। अब देखिए कि आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो टॉपिक है क्या? कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, भूचुंबकत्व। आप लोग जानते हैं कि जब किसी भी चुंबक को हम लोग स्वतंत्र रूप से लटका देते हैं तो ये घूमने फिरने के बाद उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर के क्या होती है? रुक जाती है। इसका मतलब इस पर कोई ना कोई एक ऐसा बल है जो इसको उत्तर और दक्षिण दिशा में रहने के लिए मजबूर कर रही है। ये बल कौन लगाता है इस पर? पृथ्वी लगाता है। तो किसी चुंबक पर पृथ्वी बल लगा रहा है, इसका मतलब पृथ्वी भी क्या है? चुंबकीय गुणों का कुछ ना कुछ उसमें समायोजन है। पृथ्वी भी क्या कर रहा है? चुंबक के जैसे व्यवहार कर रहा है। अब देखो कि शुरू में ऐसा सोचा जाता था क्या? कि चुंबक पृथ्वी के अंदर में एक बहुत बड़ा छड़ चुंबक दबा हुआ है। क्या है? पृथ्वी के अंदर में एक बहुत बड़ा छड़ चुंबक दबा हुआ है, इसीलिए पृथ्वी क्या करता है? चुंबक के जैसा व्यवहार करता है। लेकिन एक गुण आप लोग सुने होइएगा, 8वीं 9वीं क्लास में भी पढ़े होइएगा कि चुंबक अपना चुंबकीय गुणों का नाश तब कर देता है जब उसे बहुत ज्यादा हीट कर दिया जाता है। पढ़े हुए हैं कि अगर किसी चुंबक को हम लोग बहुत ज्यादा गर्म कर दें तो धीरे धीरे क्या होता है? उससे चुंबकीय गुणों का खत्म हो जाता है, इसमें चुंबकीय गुण विद्यमान नहीं रह पाता है। ये चीज मैं आपको लास्ट दिन पढ़ाऊंगा भी, जब इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्लास होगा तब। अभी बस याद रखिए क्या कि जब भी किसी चुंबक को हम लोग हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो चुंबक क्या करेगा? अपना चुंबकीय गुण खत्म कर देगा धीरे धीरे। तो अगर ऐसा माना जाए क्या कि कोई भी पृथ्वी है और अगर पृथ्वी के अंदर चुंबक दबा हुआ है, मान लो थोड़ा देर के लिए कि ये बात सही भी है, तो आप ये बात जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के सतह के नीचे जाते हैं तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। और तापमान में वृद्धि होती है तो इतनी वृद्धि होती है कि जब हम लोग पृथ्वी के नजदीक पहुंचने लगते हैं, केंद्र के नजदीक, तो वहां पर जो पृथ्वी का मटेरियल है, जो मेटल है, वो लावा के फॉर्म में है, मोल्टेन स्टेट में, पिघला हुआ लावा। मतलब तुम सोच लो कि वहां पर कितना ज्यादा तापमान होगा। इतना ज्यादा तापमान होगा तो अगर पृथ्वी के अंदर में कोई चुंबक है तो वो चुंबक अपना चुंबकीय गुण क्या करेगा? लूज कर देगा, नाश कर देगा, और पृथ्वी चुंबक के जैसा व्यवहार नहीं करेगा। यहीं पर ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है, ये मान्यता यहाँ पर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है कि पृथ्वी के अंदर में कोई चुंबक दबा हुआ नहीं है। क्योंकि अगर चुंबक दबा हुआ होता तो पृथ्वी के केंद्र के पास में इतना ज्यादा तापमान है कि उस तापमान के कारण किसी भी चुंबक में चुंबकीय गुण नहीं रह पाएगा। उस तापमान को क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, आगे पढ़ना है हम लोगों को, ठीक ना? कि जिस तापमान पर कोई भी चुंबक अपना चुंबकीय गुण का नाश कर देता है उसे। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि अगर सर पृथ्वी के अंदर में चुंबक दबा हुआ नहीं है तो फिर चुंबक कैसे व्यवहार कर रही है? अभी तक ये नवीन सवाल पूछा क्या कि चुंबक में चुंबकीय गुण है या वास्तव में पृथ्वी एक चुंबक है? ऐसा सवाल आपने पूछा है। देखिए ये एग्जैक्टली अभी तक कहा नहीं जा सकता है, ये अभी तक रिसर्च का मुद्दा है, इस पर रिसर्च चल रहे हैं। लेकिन जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं ना,
तो एटॉमिक थ्योरी में अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या कोई गारंटी है कि सही पढ़ रहे हैं? कोई गारंटी नहीं है, रिसर्च का मुद्दा है। डाल्टन का थ्योरी पढ़ते थे, अभी मॉडर्न थ्योरी पढ़ रहे हैं, दोनों में बहुत का अंतर है कि नहीं? तो जैसे जैसे चीजें एडवांस होती गई, मान्यताएं बदलती गई, हम लोग नए चीजों को अडॉप्ट करते गए। अभी अगर कोई और थ्योरी आ जाए जो पहले से ज्यादा कंफर्टेबल हो, पहले से ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करे, पहले से ज्यादा अच्छे से क्लियरिफाई करे, तो हम लोग उस थ्योरी को अडॉप्ट कर लेंगे, पुराने वाले को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। मतलब रिसर्च के मुद्दे हैं। तो पृथ्वी एक चुंबक है कि उसमें चुंबकीय गुण है कि उसके नीचे चुंबक दबा हुआ है, ये एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता है, ये अभी रिसर्च का मुद्दा है। लेकिन अभी तक एक मान्यता, सबसे पुरानी मान्यता क्या मानी गई कि पृथ्वी के अंदर में बहुत बड़ा चुंबक गड़ा है। और ये मान्यता खत्म कब हुई? जब ये पता चला कि पृथ्वी के केंद्र के तरफ हम जैसे जैसे बढ़ते हैं तो क्या होता है, तापमान में वृद्धि होता है, और बहुत अधिक तापमान पर जाने के बाद कोई भी चुंबक अपना चुंबकीय गुण क्या करता है, खत्म कर देता है। तो इसका मतलब पृथ्वी के अंदर में अगर कोई चुंबक गड़ा हुआ रहता भी तो वो अपना चुंबकीय गुण क्या कर चुका होता, और पृथ्वी चुंबक के जैसे काम नहीं करता। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि अब जो मान्यता चल रही है, अब मान्यता क्या चल रही है कि पृथ्वी के अंदर जो धातु है वो मोल्टेन फॉर्म में है, लावा के फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। बात समझ में आ रहा है? और लिक्विड फॉर्म में है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम भी रही है। तो आप ये बात जानते होइएगा कि लावा है, किसी मेटल का लावा है, तो निश्चित रूप से किसी न किसी एटम का बना हुआ होगा। और एटम का बना हुआ होगा तो उसके पास नाभिक भी होंगे, न्यूक्लियस भी होंगे, जिसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, और उसके चारों तरफ कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा होगा। और उन सारे इलेक्ट्रॉन को जो इतना ज्यादा ताप बढ़ रहा है वो ताप ऊर्जा मिला होगा। ताप ऊर्जा मिला होगा तो इलेक्ट्रॉन अपने आयोनाइजेशन एनर्जी को प्राप्त किया होगा और उस ऑर्बिट से बाहर निकल के आ गया होगा। अब इलेक्ट्रॉन बाहर जैसे ही निकलेगा तो उस लावा में कैसा आयन बचेगा? इलेक्ट्रॉन का दान किया, तो इलेक्ट्रॉन का दान करके कोई भी कण कैसा होता है? धन आवेशित। मतलब जो बच रहा है वो कैसा बन रहा है? धन आवेश बच रहा है। और बहुत सारे धन आवेश बचेंगे क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, बहुत सारे एटम है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहां से निकले हैं। और धन आवेश जब घूमेगा तो ये कहीं ना कहीं धारा के प्रवाह जैसा काम करेगा, बलायाकार काम करेगा। और जब बलय के जैसे घूमेगा भाई तो वृत्तीय बलय के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनता ही बनता है। तो अभी तक ये मान्यता चल रही है कि अभी तक क्या मान्यता चल रही है कि मान लीजिए कि अगर ये पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी है तो इस पृथ्वी में क्या है कि इस पृथ्वी के अंदर में लावा भरा हुआ है। बात समझ में है? क्या भरा हुआ है? लावा, जो किस फॉर्म में है? मोल्टेन फॉर्म। और हीट एनर्जी मिल मिल करके इस लावा का इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है? बाहर हो चुका है। और ये लावा कैसा हो चुका है? पॉजिटिवली। ये लावा कैसा हो चुका है? पॉजिटिव चार्ज के जैसा ये लावा हो चुका है। अब पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो रहा है? पृथ्वी के घूमने के साथ साथ ये घूम रहा है। ध्यान देना जरा सा, अगर लोटा में पानी लें और पानी को ऐसे घुमाएं तो लावा उल्टा दिशा में घूमेगा, पानी की नहीं घूमता है कि नहीं? तेजी में। तो हमको लगता है हम पृथ्वी पर हैं तो अर्थ का रोटेशन बहुत कम है, लेकिन एक्चुअली में ये रोटेशन क्या है? फास्ट रोटेशन है, तेज रोटेशन है। तो तेज रोटेशन के कारण ये आवेश भी क्या होगा? घूमने लगेगा। और जब ये आवेश घूमने लगेगा तो आप ध्यान से देखिए कि यह एक वृत्तीय बलय के जैसा काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और वृत्तीय बलय में आवेश अगर इस दिशा में बह रही है तो धारा भी इसी दिशा में बहेगी क्योंकि धन आवेश है। और धारा जब इसी दिशा में बहेगी भाई तो ये अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी कि नहीं बनाएगी? और चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी तो पृथ्वी कैसा बिहेव करेगी? लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ये थ्योरी सही हो। बात समझ में आ रहा है? क्यों कि अभी तक यही मान्यता चल रही है। अभी तक जो मान्यता है उसमें सबसे अधिक सही थ्योरी यही है कि चुंबक के जैसा पृथ्वी क्यों व्यवहार करता है। मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ गई होगी। तो जब बातें समझ में आ गई तो आइए इन्हीं सारे चीजों को लिखित रूप में एक एक करके बात करें। क्या कहता है कि सबसे मान्य सिद्धांत के अनुसार भूचुंबकत्व का कारण पृथ्वी के घूर्णन के कारण इसके क्रोड में द्रवित अवस्था में उपस्थित आवेशित आयन एक धारा का निर्माण करते हैं। मैं क्या बोला कि भाई अगर पृथ्वी है तो इसके मध्य भाग में जो है, इसके मध्य भाग में क्या भरा हुआ है? लिक्विड स्टेट में मेटल्स भरे हुए हैं, मोल्टेन लावा भरे हुए हैं। और लावा जनरली किसका बना हुआ है? धातु का बना हुआ है। धातु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होगा, लेकिन ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अंदर में अत्यधिक ताप होने के कारण क्या करेगा? इसके ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ जाएगा, है ना। अब देखो कि यहां से हम और भी चीजों को रिलेट कर सकते हैं। क्या कहा जाता है? क्या कि पृथ्वी का सतह
बहुत बड़ा ऋण आवेशित कणों का क्या है, भंडार है। तो ऋण आवेशित कणों का भंडार है, इसीलिए हम लोग अर्थिंग कर देते हैं तुरंत, यही ना करते हैं। अर्थिंग करते हैं क्यों, कि पृथ्वी को मान लेते हैं कि इसके सरफेस पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है। कहां से आया, कहां से आया, तो हो सकता है ये कि अंदर में जो ये इतने सारे लावा है, ये सारे इलेक्ट्रॉन को यहां से छोड़ रहे हो, और इलेक्ट्रॉन आकर के कहां पर रुकेगा, अधिक से अधिक कहां पर आकर के रुकेगा, कितने सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है। अब सतह पर रुकेगा तो यहां पर कैसा चार्ज बच गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये लिक्विड स्टेट में, तो पृथ्वी घूमेगा तो इसको भी साथ में घुमाएगा ना। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगा तो इस धन आवेश को भी क्या करेगा, घुमाएगा, और धन आवेश को जब घुमाएगा तो ये धन आवेश गोल गोल घूमेगा, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे गोल गोल घूमती है। जब गोल गोल घूमेगा तो ये कैसा व्यवहार करेगा, धारावाही लूप के जैसा, और धारावाही लूप क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। इसीलिए जो है सो पृथ्वी भी कैसा व्यवहार करती है, एक चुंबक के जैसे व्यवहार करती है, अभी तक के मान्यताओं के अनुसार। हो सकता है बाद में कुछ और भी आ जाए। बात समझ में आ रहा है, क्यों कि भाई अपन के पास उतना कैपेसिटी है नहीं कि पृथ्वी को खोद करके केंद्र तक देखें कि आखिरकार है क्या। बात समझ में आ रहा है, बस अनुमान लगा सकते हैं। तो अभी तक जो सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है वो यही सिद्धांत। अब आपको पता होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम भी रही है। इतनी बातें आपको पता है। तो पृथ्वी जिस अक्ष पर घूमती है उस अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, उस अक्ष को हम लोग बोलते हैं भौगोलिक अक्ष। ये क्या है, ये है आपका भौगोलिक अक्ष। ये क्या है आपका भौगोलिक अक्ष, ये है आपका क्या भौगोलिक अक्ष। और इस भौगोलिक अक्ष पे देखिए, ये सीधा सा इस भौगोलिक अक्ष पे जो है सो आपका पृथ्वी घूम रहा है। कैसे, ये इसको विषुवतीय रेखा बोलते हैं, बीच से जो रेखा गुजरती है, पता होगा तुमको, भूगोल में पढ़े हुए होगे। तो पृथ्वी का विषुवतीय रेखा क्या, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटे, पृथ्वी को क्या करे, 2 बराबर भागों में बांटे, उसे क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। और ये है पृथ्वी का अक्ष, जिस अक्ष पर ये ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि पृथ्वी जिस अक्ष पर घूमती है उसके उत्तरी ध्रुव को हम लोग बोलते हैं क्या, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, एनजी। जियोग्राफी में जो नॉर्थ पोल होता है पृथ्वी का उसे क्या बोलेंगे, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल बोलेंगे, और जो साउथ में होगा इसको क्या बोलेंगे, जियोग्राफिकल साउथ पोल बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसा ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि पृथ्वी के एक ध्रुव से होकर के चुंबकीय क्षेत्र निकलती है। जब आयन घूमेगा, ध्यान देना कि जब यहां पर आयन घूमेगा, कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होगा भाई इधर से भी एंटी क्लॉकवाइज और इधर से भी क्या, एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान दीजिएगा, ये अगर लूप है तो इसके अंदर में चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, तो देखिए यहां से जाएगा, यहां से बाहर निकलेगा, इधर से जाएगा अंदर और इधर से निकलेगा कहां, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र कुछ बनेगा ऐसा, ये चुंबकीय क्षेत्र कुछ बनेगा ऐसा। और आप जानते हैं क्या कि चुंबकीय क्षेत्र हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जाके मिलती है। तो ऐसा मान लिया जाता है कि इस पृथ्वी के अंदर में एक काल्पनिक चुंबक है। क्या है, एक काल्पनिक चुंबक है। मान लीजिए कि अगर ये लूप चुंबक के जैसा बिहेव कर रहा है तो इसके अंदर में एक काल्पनिक चुंबक होगा जिसका नॉर्थ पोल से धाराएं निकल रही है, रेखाएं, और साउथ पोल में जाकर के मिल रही है। लेकिन इस काल्पनिक चुंबक का जो ध्रुव है नॉर्थ पोल, उधर माना जाता है पृथ्वी का मैग्नेटिक साउथ पोल, उल्टा। बात समझ में आ रहा है। क्या कहें कि अगर ये चुंबकीय क्षेत्र बना रही है अंदर में लूप के कारण, ध्यान दीजिएगा कि लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र बना रही है, ध्यान देना कि इस लूप को मैं खाली बना रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं पूरे को, इस पूरे को मैं खाली आपको लूप दिखाऊंगा कि देखिए अगर ये लूप बन रहा है पृथ्वी के अंदर में, अगर ये है पृथ्वी, मान लीजिए ये है आपका पृथ्वी, और इस पृथ्वी के अंदर में जो है, इस पृथ्वी के अंदर में जो है सो ऐसा है आपका कुछ लूप, जो लूप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा को बहा रही है। तो धारा को बहा रही है भाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो इधर से पकड़ोगे इधर से बाहर आएगा, बीच से किधर आएगा, बाहर आएगा। तो आपका जो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनने वाली है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे बनेगी, इधर से आएगी और इधर को जाएगी, इधर से आएगी और इधर को जाएगी। तो हमेशा जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो कहां से निकलती है, नॉर्थ पोल से, और कहां जाके मिलती है। तो हम लोग मान लेंगे कि पृथ्वी के केंद्र में एक काल्पनिक चुंबक है, जिस काल्पनिक चुंबक का ये नॉर्थ पोल होगा और ये क्या होगा,
बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन पृथ्वी का जो चुंबकीय नॉर्थ पोल होगा ये इस साउथ पोल के अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इसे हम लोग बोलेंगे एन मैग्नेटिक। बात समझ में आ रहा है? मतलब अगर इसका चुंबकीय उत्तरी ध्रुव का बात करें तो ये होगा क्या? एन मैग्नेटिक। और अगर चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव का हम लोग बात करें तो ये होगा क्या? एस मैग्नेटिक। देखो एक को मैं जी लिखा हूं, एन जी, मतलब जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, और एक को क्या मैं लिखा हूं? जियोग्राफिकल साउथ पोल। ध्यान देना। अब इसमें देखना कि यहां पर अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी के अंदर एक काल्पनिक चुंबक था जिसका ये नॉर्थ पोल और ये कौन सा पोल? साउथ पोल। तो जिधर काल्पनिक चुंबक का साउथ पोल होगा इधर इसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा। इधर इसका क्या होगा? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा। इसको हम लोग बोलेंगे एन और मैग्नेटिक। नॉर्थ ज्योग्राफिकल के बगल में नॉर्थ मैग्नेट। बात समझ में आ रहा है? नहीं, उसमें उल्टा लिखा हुआ है, ठीक ना? ध्यान दीजिए, नॉर्थ ज्योग्राफिकल के बगल में नॉर्थ मैग्नेटिक और नॉर्थ साउथ ज्योग्राफिकल के बगल में क्या होगा? साउथ मैग्नेटिक। ये याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए कि ये दोनों एक ही एंगल पे नहीं होते हैं। आप देखिएगा कि एक लाइन अगर है ऐसा, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री से झुका हुआ है, और एक लाइन है ये कुछ ऐसा, तो एक है कुछ ऐसा, और इस दोनों के जो बीच का ये कोण है, ये कोण करीब करीब 11.3 डिग्री है। और इस कोण का मान परिस्थिति के साथ साथ और समय के साथ साथ बदलता भी रहता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये बात हम मानते हैं। लेकिन ये जब कक्षा में घूमती है तो इसका ये पोल का पोजीशन बदलता रहता है। झुक करके जब घूमेगा तो पोल का पोजीशन क्या होगा? बदलता रहेगा, और जब बदलता रहेगा तो ये कोण का मान भी लगातार बदलता रहता है परिस्थिति के अनुसार। लेकिन एक औसत मान हम लोग मान के चलते हैं कि ये कितने डिग्री के बीच का होता है। बात समझ में आ रहा है? तो तुम इसको बोल सकते हो भौगोलिक अक्ष, और इसको क्या बोल सकते हो? चुंबकीय अक्ष। इसको क्या बोल सकते हो तुम? ये जो है तुम्हारा, ये क्या है? चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है, चुंबकीय ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा है, इसको आप बोलिए क्या? चुंबकीय अक्ष। और भौगोलिक ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा है, इसको आप क्या बोलिए? भौगोलिक अक्ष। इतनी बातें समझ में आ गई? अब देखो कि जब इतनी बातें तेरे समझ में आ रही है तो आगे देखो कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति इस प्रकार है कि मानो पृथ्वी के केंद्र पर एक बहुत बड़ा दंड चुंबक गढ़ा हो। अभी मैं आपको बताया कि मान लीजिए ऐसा कि पृथ्वी के केंद्र पर क्या है? एक इमेजिनरी दंड चुंबक, छड़ चुंबक लगा हुआ, और छड़ चुंबक लगा हुआ है तो उसके नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और साउथ में जाकर के मिलेगा। दूसरी बात कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष भौगोलिक अक्ष कहलाता है। जिसके अलोंग पृथ्वी घूम रही है उसको क्या कहेंगे? भौगोलिक अक्ष। यह पृथ्वी के सतह को जिन बिंदुओं पर काटता है उन्हें भौगोलिक ध्रुव कहते हैं। एनजी और एसजी लिखे हैं, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल साउथ पोल। और अगली बात क्या है? पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल भौगोलिक यामयोत्तर कहलाता है। अब यहां ध्यान देना, भौगोलिक यामयोत्तर का मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में जियोग्राफिकल मेरिडियन। क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल मेरिडियन। अब ये जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है? जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है? तो आप सोचिए कि पृथ्वी का मान लीजिए कि ये है घूर्णन अक्ष और यहाँ पे पृथ्वी घूम रही है, तो एक ब्लेड लें और एक ब्लेड से पृथ्वी को काट दें दो पार्ट में कि अक्ष के अलोंग ही कट जाए, तो आपको एक समतल दिखेगा कि नहीं दिखेगा? पृथ्वी कटेगा तो एक समतल दिखेगा कि नहीं दिखेगा? उसी समतल को क्या बोलेंगे? भौगोलिक यामयोत्तर। ये जो समतल होगा, देखिए कि ये है आपकी पृथ्वी, ठीक ना, और ये ऐसे झुकी हुई है, ये मान लीजिए कि ये है जियोग्राफिकल नॉर्थ और ये है क्या? जियोग्राफिकल साउथ। ये है क्या? जियोग्राफिकल साउथ पोल। तो यहां पर एक समतल का निर्माण होगा जो क्या होगा कि इस अक्ष के लंबवत जाएगा। तो कैसे जाएगा लंबवत? ये है बड़ा सा पृथ्वी और यहाँ पे ये है अक्ष, तो इस अक्ष के लॉन्ग क्या करो? बीचों बीच पृथ्वी को काट दो। तो काट दोगे तो एक सतह दिखेगा कि नहीं दिखेगा? उसी सतह को हम लोग क्या बोलेंगे? भौगोलिक यामयोत्तर। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए ध्यान से कि अब देखिए कि जो अगला पॉइंट है क्या कह रहा है? पृथ्वी के अंदर स्थित बहुत बड़े काल्पनिक दंड चुंबक, दंड चुंबक है नहीं, बस हमने क्या किया है? कल्पना किया है कि काल्पनिक दंड चुंबक के अक्ष को हम लोग चुंबकीय अक्ष कहते हैं। इसी दंड चुंबक के अक्ष को हम लोग क्या बना दिए? चुंबकीय अक्ष। इसी दंड चुंबक के अक्ष को हम लोग क्या बना दिए? चुंबकीय अक्ष। अब ध्यान देना कि इसी दंड चुंबक को चुंबकीय अक्ष कहते हैं और जिन बिंदुओं पर यह काटता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय अक्ष के लंबवत
पृथ्वी सतह पर स्थित वृत्त चुंबकीय निरक्ष विषुवत कहलाती है। अब ध्यान देना कि जैसे तुम्हारा मैग्नेटिक इक्वेटर है कि इसके लंबवत अगर एक जाए, ध्यान देना मैं एक डायग्राम ले रहा हूं मैं फिर से यहां पे, कि अगर मान लीजिए कि ये है ऐसा पृथ्वी, अपना पृथ्वी थोड़ा अच्छा लें, पृथ्वी थोड़ा ज्यादा अच्छा लें, मान लीजिए कि ये है अपना क्या पृथ्वी, ठीक है। अब इस पृथ्वी पर तुम देखो ध्यान से कि इस पृथ्वी पर अपना ये था मैग्नेटिक अक्ष, है ना, और ये है क्या आपका ज्योग्राफिकल अक्ष, ऐसा है। बात समझ में आ रहा है? तो क्या कह रहा है कि अगर हम इसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन का बात करें ऐसा कुछ, अगर हम एक लाइन का हम बात करें कुछ ऐसा, तो ये जो चीज होगा, ये जो चीज होगा तुम्हारा, देख रहे हो पृथ्वी को चारों तरफ गोल से घेर रहा है, ये जो होगा ये क्या होगा, ये होगा चुंबकीय विषुवत। क्यों? कि ये चुंबकीय अक्ष के लंबवत है। लेकिन अगर हम लोग भौगोलिक विषुवत का बात करेंगे तो इसका जो भौगोलिक विषुवत होगा, ये इसका भौगोलिक विषुवत जो होगा, इसका भौगोलिक विषुवत जो होगा, छोड़ो ऐसे नहीं बनाते हैं, हाथ से ही बनाते हैं, इसका भौगोलिक विषुवत होगा कैसा, कुछ ऐसा। क्योंकि ये जो अक्ष है ये कैसा अक्ष है, ये अक्ष है भौगोलिक अक्ष, जिसको आप क्या बोलते हैं, भौगोलिक अक्ष। तो भौगोलिक अक्ष के जो लंबवत जो बनेगा ये सतह, इस सतह को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भौगोलिक विषुवत बोलेंगे, विषुवत रेखा जिसको आप लोग बोलते हैं, इक्वेटर जिसको आप लोग बोलते हैं। और चुंबकीय अक्ष के जो लंबवत ये बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, चुंबकीय निरक्ष या चुंबकीय विषुवत। बात समझ में आ रहा है? और ये है आपका क्या, ये है क्या आपका, ये है आपका भौगोलिक विषुवत, ये है क्या आपका भौगोलिक विषुवत। मतलब देखना कि अगर भौगोलिक अक्ष के लंबवत बात होगी तो किसकी बात होगी, भौगोलिक विषुवत की, और अगर चुंबकीय अक्ष के लंबवत बात होगी तो किसकी बात होगी, चुंबकीय विषुवत की। तो देखो ये भौगोलिक अक्ष है और ये लाल वाला इसके लंबवत है, तो ये क्या हुआ, भौगोलिक विषुवत हुआ। और ये चुंबकीय अक्ष है और चुंबकीय अक्ष के लंबवत जो चीज है, चुंबकीय अक्ष के लंबवत जो सतह होगी, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय विषुवत बोलेंगे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब ध्यान दीजिए कि पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष उसके घूर्णन अक्ष के संपाती नहीं होता है। मतलब चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक घूर्णन अक्ष जो है वो एक ही जैसा नहीं होता, इन दोनों के बीच में एक कोण होता है जो कितने डिग्री का, करीब करीब 11.3 डिग्री का। हम 2-3 जगह पर है अलग अलग मिला, एक जगह तो 17 डिग्री भी लिखा हुआ मिला, ठीक ना। लेकिन फिर एक जगह पर है क्या कि अलग अलग परिस्थिति में ये चीजें बदलती रहती है। तो एनसीईआरटी मेरे ख्याल से 11.3 डिग्री लेके चल रही है, तो हम लोग इसी को लेके चलेंगे। बात समझ में आ रही है कि क्या कहता है कि इसके चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच का जो कोण होगा वो कितने का होगा, 11.3 डिग्री का। मतलब अगर हम लोग इस कोण का बात करें तो ये कितने का होगा, 11.3 डिग्री का। बातें समझ में आ रही है? अगला पॉइंट देखो कि अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि चुंबकीय निरक्ष पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभक्त करता है। जैसे भौगोलिक निरक्ष जो है, जैसे इक्वेटर पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटता था, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के लॉन्ग बांटता था, इसी तरीके से जो आपका चुंबकीय निरक्ष है ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, लेकिन ये चुंबकीय अक्ष के अनुरूप बांटती है। तो चुंबकीय अक्ष के अनुरूप कैसे बांटेगी, मान लो ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी, ये है चुंबकीय अक्ष, तो चुंबकीय निरक्ष कौन सा होगा, ये वाला। तो देखो ऊपर आधा पृथ्वी का ये भाग और नीचे आधा पृथ्वी का ये भाग, ये भी क्या है, पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। और इस गोलार्ध के दक्षिणी ध्रुव को, तो ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, तेरे को पता है ना, इस गोलार्ध के दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो उत्तर जो ये होगा ये नॉर्थ, ठीक ना, और मैग्नेटिक के लिए एम, और ये जो होगा साउथ और मैग्नेटिक के लिए क्या, एम। बात समझ में आ रही है? इसके बाद कह रहा है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र नियत नहीं है। मतलब अगर हम लोग हर जगह पर बात करें पृथ्वी के, जगह बदल देने से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। नियत नहीं है, ये कभी भी हमेशा बदलता रहता है। प्रत्येक स्थान पर इसका मान भिन्न भिन्न होता है, साथ ही एक स्थान पर समय के साथ साथ भी परिवर्तित होता रहता है। क्यों? कि एक तो ये सन के अराउंड घूम रहा है और दूसरा अपने अक्ष पर भी घूम रहा है। तो जैसे जैसे पृथ्वी अगर अपने अक्ष पे घूम रहा है, तो हम यहां बात करें या वहां बात करें तो भी चुंबकीय क्षेत्र के मान अलग होगी, लेकिन समय के साथ साथ ये अपने अक्ष पर भी घूमता रहेगा, तो इसका झुकाव भी बदलता रहता है। तो जब झुकाव भी बदलता रहता है, ये बात तुम कैसे पता लगाओगे? तो तुम देखोगे कि किसी एक पार्टिकुलर सीजन में सूर्य हमारे उत्तर तरफ होता है और किसी पार्टिकुलर में जो है तो सूर्य हमारे दक्षिण तरफ होता है।
होता है ना, उत्तरायन और दक्षिणायन हम लोग जिसको कहते हैं भूगोल में। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या कि पृथ्वी का अक्ष ऐसे झुका हुआ है तो इधर घूमते घूमते आएगा तो इधर ऐसे झुक जाएगा। अब ऐसे झुक जाएगा तो समय बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो समय बदलने के साथ साथ भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलेगा, और एक ही स्थान से नहीं, स्थान बदलने के साथ साथ भी और समय बदलने के साथ साथ भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलेगा। एकदम थ्योरी है, याद रखना है, ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं करना है, पॉइंट टू पॉइंट एकदम। और सबसे लास्ट, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है, उल्टा दिशा। इसमें क्या बोले कि भौगोलिक दिशा अगर दक्षिण है तो इसका दिशा क्या होगा, उल्टा। कहोगे क्यों होगा? क्योंकि भाई हम लोग तो ये मान लिए हैं क्या कि पृथ्वी का जो केंद्र है उसके अंदर एक काल्पनिक चुंबक है, और ये चुंबक अपना चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है नॉर्थ से लेकर के साउथ की तरफ, और इसका दिशा ही हम लोग उल्टा माने कि जिधर इस काल्पनिक चुंबक का साउथ उधर चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी का, और जिधर नॉर्थ उधर दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें रेखाएं कैसे निकलेगी, साउथ से होकर के निकलेगी और नॉर्थ में जाकर के मिलेगी। तो मिलेगी तो ये जो बनाती है ये कैसी चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, ये ध्यान दीजिएगा कि अगर इसके द्वारा आपसे पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनाती है, तो मान लीजिए कि ये है पृथ्वी, तो ये होगा इसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ये होगा इसका मैग्नेटिक साउथ पोल, ये होगा इसका अक्ष। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये इसके साउथ पोल से निकलेगा और नॉर्थ पोल में जाकर के मिलेगा, साउथ पोल से निकलेगा और नॉर्थ पोल में जाकर के मिलेगा, साउथ पोल से निकलेगा और नॉर्थ पोल में जाकर के मिलेगा, साउथ से निकलेगा और नॉर्थ में जाकर के मिलेगा। यही क्या होता है इसका चुंबकीय क्षेत्र का दिशा उल्टा। बात समझ में आ रहा है? क्यों कि मैग्नेट जैसा माने हैं, ध्रुव उसका उल्टा माने हैं, तो ध्रुव उसका उल्टा माने तो चुंबकीय क्षेत्र भी कैसा जाएगा, उल्टा, मतलब जो साउथ से निकलेगा और नॉर्थ में जाकर के मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे दिक्पात कोण आ रहा है। अब सुनिए, इससे पहले कि दिक्पात कोण का जानकारी लगाने के लिए हम अपने हाथ में एक ऐसा कंपास रखें, कंपास रहेगा, ऐसा निडिल होता है जनरली, और ये निडिल ऐसे बाएं दाएं घूमने के लिए ही खाली स्वतंत्र होता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन हम अपने पास एक ऐसा मैग्नेट रखें जिसका निडल ऐसे भी घूमे और ऐसे भी घूमे, मतलब चारों तरफ वो घूमने के लिए क्या हो, स्वतंत्र, मतलब ऐसे भी घूमे और ऐसे भी घूमे। बात समझ में आ रहा है? तो जनरली जो कंपास होता है वो ऐसे घूमने वाला होता है, खाली नॉर्थ साउथ पता करने वाला। लेकिन अपने पास मान लो कि एक ऐसा कंपास है जो ऐसे भी घूम रहा है और ऐसे भी घूमने के लिए स्वतंत्र है। बात समझ में आ रहा है? तो पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर, पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर, मान लो हम पृथ्वी के सतह पर खड़े हैं क्षैतिज में, और हम उस कंपास को ले जाएंगे और उस कंपास को ले जाएंगे और मान लो कि क्षैतिज दिशा में ये इतना झुका, तो क्षैतिज दिशा है ये पृथ्वी के सतह के लंबवत दिशा, और लंबवत दिशा के साथ जो इसने ये कोण बनाया है। बात समझ में आ रही है मेरी? कि एक अपने पास ऐसा कंपास है जिसका निडल ऐसे भी घूमने के लिए स्वतंत्र है और ऊपर नीचे भी घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो हम क्या करेंगे कि इस कंपास को ले जाएंगे, तो ये अभी समानांतर है, 0 डिग्री पर है, पृथ्वी के क्षैतिज के क्या है, समानांतर। लेकिन हम जानते हैं कि पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर और अलग अलग समय पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, मतलब इस कंपास का मूवमेंट भी हर जगह क्या होगा, बदलेगा। तो मान लो कि पृथ्वी के किसी सतह पर हम खड़े हैं कहीं पर, और ये कंपास गया और ये ऐसे बनाया निडल, तो ये बनाया ऐसे निडल, तो ये कोण इसके बीच में इतना बना है कि नहीं क्षैतिज के साथ, इसी कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी कोण को हम लोग बोलेंगे क्या, दिक्पात कोण थीटा। किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच न्यून कोण को उस स्थान का दिक्पात कोण कहते हैं। ये परिभाषा है, लेकिन निकालने का तरीका क्या है, तो हर स्थान पर जो है तो आपका चुंबकीय याम्योत्तर बदलेगा। क्यों कि भाई चुंबकीय क्षेत्र ही बदल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ही बदल रहा है, भौगोलिक याम्योत्तर नहीं बदलेगा। तो ये याम्योत्तर किस दिशा में चल रहा है, इस दिशा का पता कौन बताएगा, अपना ये वाला कंपास, जो ऐसे भी घूमने के लिए तैयार है और ऐसे भी घूमने के लिए तैयार है। तो ऐसे से तो हमको केवल नॉर्थ साउथ का पता लगेगा, लेकिन याम्योत्तर जो है वो क्या है, चुंबकीय अक्ष के लंबवत क्षेत्र है। तो ये कैसे पता चलेगा, ये अगर ऐसे घुस गया मतलब याम्योत्तर इस सतह में है, ये अगर ऐसे है मतलब याम्योत्तर इस सतह में, और भौगोलिक याम्योत्तर ये फिक्स है क्षैतिज दिशा के साथ। तो क्षैतिज दिशा के साथ ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग कोण बनाएगी, और इसी अलग अलग कोण के मान को हम लोग क्या कहेंगे, दिक्पात कोण कहेंगे। जैसे मान लो कि ये हम कोई सा पृथ्वी बनाते हैं, एक पृथ्वी हम बनाते हैं, और ये पृथ्वी मान लीजिए कि अपना ये वाला पृथ्वी है,
अब देखिएगा ध्यान से कि इस पृथ्वी का जो आपका जियोग्राफिकल एक्सिस है, ये जियोग्राफिकल एक्सिस कुछ ऐसा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जियोग्राफिकल एक्सिस क्या है? कुछ ऐसा है। और इसका जो मैग्नेटिक एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस कुछ ऐसा है, जिसमें इसको हम लोग क्या बोले हैं? नॉर्थ जियोग्राफिकल, और इसको क्या बोले हैं? साउथ। इसको क्या बोले हैं? नॉर्थ मैग्नेटिक, और इसको क्या बोले हैं? साउथ मैग्नेटिक। अब ध्यान देना कि हमको पता करना है क्या कि दिक्पात कोण कितना होगा। दिक्पात कोण को इंग्लिश में बोला जाता है डिप एंगल। क्या बोला जाता है? डिप एंगल। अब ध्यान देना कि हमको पता करना है क्या कि डिप एंगल कितना होगा। तो आप देखिएगा ध्यान से कि अगर आप यहां पर ले जाइएगा कंपास को, तो कंपास का जो नॉर्थ पोल वाला मिडिल है, वो नॉर्थ पोल वाले को ये क्या करेगा? खींच लेगा, और साउथ पोल वाले को इधर क्या करेगा? धकेल देगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसा होगा क्या? गलत। आप गलत हैं। क्यों? कि आप ये मानिए ना कि हमेशा इसके अंदर में एक काल्पनिक चुंबक है, जिसका ये साउथ पोल है और ये क्या है? नॉर्थ पोल है। अब बताइए कि नॉर्थ को खींचेगा कि साउथ को खींचेगा? साउथ को खींचेगा। तो ये डायरेक्शन हम लोग क्या करेंगे? इस डायरेक्शन को हम लोग उल्टा कर देंगे। इस डायरेक्शन को उल्टा करेंगे कि ये होगा क्या? साउथ पोल, और ये होगा क्या? नॉर्थ पोल। अब देखो ध्यान से कि चुंबक का सतह है ये, पृथ्वी का सतह है ये, और इस सतह से ये सुई कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। मतलब यहां पर डिप एंगल का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। बात समझ में आ रहा है? अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर आप देखिएगा ध्यान से, तो ये नॉर्थ को इधर खींचेगा और साउथ को, और पृथ्वी का सतह है कौन सा? तो सतह के साथ ये यहां पर भी कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। मतलब अगर बात करें तो चुंबकीय ध्रुवों पर दिक्पात कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। लेकिन अगर हम बात करें भाई इसका चुंबकीय इक्वेटर का बात करें, ये चुंबकीय इक्वेटर जो है, चुंबकीय निरक्ष जो है, ये चुंबकीय निरक्ष होगा कुछ ऐसा। होगा कि नहीं? चुंबकीय निरक्ष होगा कुछ ऐसा। अब आप ध्यान दीजिए कि यहां पर जो पृथ्वी का सतह है, ये सतह है कैसा? ऐसा। और यहां पर जब हम अपना मैग्नेटिक कंपास ले जाएंगे तो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ को खींचेगा इधर और साउथ को खींचेगा। खींचेगा कि नहीं? अब ये दोनों क्या हो गया? थीटा बराबर कितना डिग्री? यहां पर भी सेम क्या होगा? यहां पर भी सेम क्या होगा? इधर नॉर्थ और इधर, यहां भी थीटा बराबर कितना? 0 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? तो अगर दिक्पात कोण का बात किया जाए तो चुंबकीय ध्रुवों पर दिक्पात कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। कैसे पता करेंगे भाई? तो सतह पर खड़ा हो जाएंगे। अब हम यहां पर अगर खड़ा हुए तो मेरे लिए क्षैतिज ये वाला रेखा हो गया, और कंपास देखेंगे तो कंपास का सुई कितने डिग्री पे रहेगा? 90 डिग्री पे रहेगा। मतलब दिक्पात कोण कितना? अगर हम यहां पर खड़ा हुए, ये कहोगे सर यहां से नीचे की तरफ, यहां से ऊपर की तरफ। बेटा पृथ्वी पे तुम कहीं भी चला जाएगा तो प्लेन ही दिखेगा। उतने बड़े नहीं हुए कि पृथ्वी को झांक के दिखेंगे अच्छा उधर से टेढ़ा है, ऐसा नहीं दिखता है। यहां पर मतलब क्षैतिज सतह यह, तो यहां पर जब हम खड़े रहेंगे तो क्षैतिज सतह के लंबवत 90 डिग्री, यहां पर जब हम खड़े रहेंगे तो क्षैतिज सतह के समानांतर 0 डिग्री, यहां पर भी खड़ा रहेंगे तो क्षैतिज सतह के समानांतर कितना? 0 डिग्री। तो हम लोग सिंपल सा बात कहेंगे क्या कि चुंबकीय ध्रुवों पर जो है सो जो दिक्पात कोण का मान होगा वो कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। और चुंबकीय निरक्ष पर जो दिक्पात कोण का मान होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री। यहां पर ये 2 पॉइंट हम लोग याद करने के लिए रखें क्या कि जो चुंबकीय अक्ष है, जो आपका चुंबकीय अक्ष है, इस चुंबकीय अक्ष पर आपके जो दिक्पात कोण का मान होगा, दिक्पात कोण का मान कितने का होगा? दिक्पात कोण का मान 90 डिग्री होगा। कहां पे? चुंबकीय अक्ष पे, NM और NS के पास। लेकिन अगर हम चुंबकीय निरक्ष पे बात करें, तो चुंबकीय निरक्ष पर जो है, चुंबकीय निरक्ष पर दिक्पात कोण का मान कितने डिग्री का होगा? चुंबकीय निरक्ष पर दिक्पात कोण का मान जो होगा वो कितने का होगा? 0 डिग्री होगा। आप ध्यान दीजिएगा कि ये निरक्ष कोई 2 ही पॉइंट नहीं है। अगर ऐसा गोल पृथ्वी है तो ये निरक्ष ऐसे करके इतना बड़ा सरफेस है, इसमें हम कहीं पर भी बात करेंगे इस पूरे इक्वेटर पे तो दिक्पात कोण का मान कितना आएगा? लेकिन ध्रुव 2 ही है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। इस दोनों जगह पर कितना आएगा थीटा का मान?
90 डिग्री। लेकिन अब मान लो कि हम किसी पॉइंट पर हम इधर बात करें, हम किसी पॉइंट पर इधर बात करें, तो अब देखिए कि यहां पर अगर हम बात करें तो सतह जाएगा ऐसे और चुंबक जाएगा कैसे, ऐसे। तो ध्यान देना, सतह है अपना ऐसे और चुंबक गया है ऐसे, जिसका ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, और पृथ्वी का सतह है ये, तो इस दोनों के बीच का कोण ही क्या कहलाएगा, दिक्पात कोण कहलाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो अपने हाथ में क्या करना है भाई, एक चुंबक लेना है, जो चुंबक क्या करे, जो कंपास क्या करे, जिस कंपास का जो निडल मैग्नेट है वो ऐसे भी घूमे और ऊपर नीचे भी घूमे। तो हम ले जाएंगे उसको उस पॉइंट पे, देखेंगे कि कितना झुका, और क्षैतिज के साथ पृथ्वी के सतह के साथ इसका जो उत्तरी ध्रुव का बना हुआ कोण है, नॉर्थ पोल का जो बना हुआ कोण है, उसी कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, दिक्पात कोण। क्लियर है इतनी बातें? दिक्पात कोण ध्रुव पर कितने का होगा, 90 डिग्री का, और निरक्ष पर कितने का होगा, 0 डिग्री। क्लियर है इतनी बातें? अब देखिए अगली बातें हम लोग बढ़ाते हैं किधर, नमन कोण या नति कोण। इसको हम लोग बोलते हैं कि किसी स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय याम्योत्तर में स्थित क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे नमन कोण कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि पूरा चुंबक जो है, पूरा चुंबक जो है, ये पूरा चुंबक किसके जैसा बिहेव कर रहा है, पूरा चुंबक पूरा पृथ्वी किसके जैसा बिहेव कर रहा है, चुंबक के जैसा। तो उस चुंबक का एक तीव्रता का एक पार्टिकुलर दिशा है, क्या है, एक पार्टिकुलर दिशा है, और यही दिशा जो है तो किसके साथ, ये चुंबकीय याम्योत्तर के साथ जो कोण बनाती है, इसी कोण को हम लोग क्या कहेंगे, इसी कोण को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्लेशन या नमन कोण या नति कोण। बात समझ में आ रहा है? इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्लेशन। क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ डिप्लेशन। डिप्लेशन, और इससे पहले वाला जो था वो था क्या, एंगल ऑफ डिप। अब ध्यान दीजिएगा कि ये क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि कोई चुंबक रहेगा, तो कोई चुंबक रहेगा तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से बना हुआ रहेगा। आप सिंपल सा देखिए कि अगर हम किसी पृथ्वी का बात करें और पृथ्वी का एक चुंबकीय मॉडल का बात करें, तो जो पृथ्वी का चुंबकीय मॉडल होगा, ये पृथ्वी का चुंबकीय मॉडल कुछ ऐसा होगा जिसका ये वाला जो है सो जियोग्राफिकल एक्सिस होगा, और ये वाला जो है इसका लंबवत एक क्या होगा, मैग्नेटिक एक्सिस होगा। और इसी मैग्नेटिक एक्सिस पर कोई ना कोई मैग्नेट हम लोग इमेजिनरी मैग्नेट मानते हैं कि ये मैग्नेट एक ऐसा होगा, और इसका इधर था साउथ पोल और इधर था कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। अब बताइए कि इस चुंबक का जो इफेक्टिव मैग्नेटिज्म है, इसका जो इफेक्टिव मैग्नेटिज्म है, ये इफेक्टिव मैग्नेटिज्म ऐसा कुछ दिखेगा, और ये जो चुंबकीय याम्योत्तर के साथ जो कोण बना रहा है, आप देखिए कि हर जगह पर जो है तो इसका मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। क्यों? घूमने के कारण। ये बस हम कल्पना में करते हैं ऐसा चुंबक, और ये चुंबक आप देखिए तो क्षैतिज दिशा के साथ चुंबकीय याम्योत्तर के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाएगा, कुछ ना कुछ कोण क्या बनाएगा। देखो मान लो कि ये चुंबक अभी तुमको क्षैतिज दिख रहा है, हो सकता है कि ये चुंबक इधर थोड़ा उठा हुआ हो, इधर थोड़ा नीचे हो। तो पृथ्वी का अगर क्षैतिज दिशा का बात करें तो पृथ्वी का क्षैतिज दिशा ये होगा, क्षैतिज दिशा ऐसे है, और पृथ्वी का अगर हम ऊर्ध्वाधर दिशा का बात करें तो ये ऊर्ध्वाधर दिशा कुछ ऐसा होगा। ये है क्या, ये है क्षैतिज, ये है क्या, क्षैतिज, मतलब पृथ्वी के सतह के समानांतर। और पृथ्वी के सतह के लंबवत जो चीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज दिशा और ऊर्ध्वाधर दिशा के बीच में मान लो कि हम कभी अगर ले गए क्या चीज को, उस कंपास को, जिसका सुई ऐसे भी घूम रहा है और ऊपर नीचे भी घूम रहा है, तो इसका सुई मान लो कि जो दिशा दिखाया, इसका सुई मान लो कि जो दिशा दिखाया, इसका सुई जो दिशा दिखाया वो दिशा को मान लीजिए क्या कि ये दिशा है कुछ ऐसा, ये है इसका नॉर्थ पोल और ये है इसका क्या, साउथ पोल। बात समझ में आ रहा है? तो इस क्षैतिज के साथ में जो ये कोण बना रहा है, इसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, नमन कोण या नति कोण। क्या बोले कि जब भी आप कहीं पर पृथ्वी पर खड़ा होइएगा तो एक तो आपका क्षैतिज रेखा होगा जो पृथ्वी के समानांतर होगा, और एक आपका ऊर्ध्वाधर रेखा होगा जो क्षैतिज के लंबवत होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट पर हम अपने कंपास को रखें और कंपास का निडल कुछ ऐसा शो कर रहा है, कंपास का निडल कुछ ऐसा शो कर रहा है, तो ऐसा शो कर रहा है तो क्षैतिज के साथ ये कुछ ना कुछ कोण बनाएगा, क्षैतिज के साथ ये कुछ ना कुछ कोण बनाएगा, और इसी कोण को हम लोग क्या कहेंगे, इसी कोण को हम लोग क्या कहेंगे, नति कोण कहेंगे, या हम एंगल ऑफ डिप्लेशन कहेंगे। अब ध्यान देना कि अब अगर ये ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक है,
तो इस चुंबक का दो कंपोनेंट होगा, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो अगर मान लो क्या कि इसको हम क्षैतिज वाले को ऐसे लें और हम ऊर्ध्वाधर वाले को ऐसे लें, और हम कह दें कि जो इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड है ये है बी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, ई फॉर अर्थ, पृथ्वी के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो इसका दो कंपोनेंट होगा, इसका दो कंपोनेंट होगा। कौन कौन सा? एक जिसके साथ थीटा लगा हुआ है, यही वाला तो फाई है, जिसके साथ थीटा लगा हुआ है उसके साथ कॉस थीटा, और जिसके साथ नहीं लगा हुआ उसके साथ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि जिसके साथ थीटा लगा हुआ है उसके साथ अगर हम कॉस थीटा का बात करें तो भाई ये वाला जो होगा, यहां से ये वाला जो होगा इसको हम लोग बोल देते हैं बी हॉरिजॉन्टल, और ये किसके बराबर में हो जाएगा? बी ई कॉस फाई के बराबर में हो जाएगा कि नहीं? कि क्षैतिज दिशा में जो चुंबकीय क्षेत्र काम कर रहा है वो कितने के बराबर में? बी कॉस फाई के बराबर में। और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो काम कर रहा है वो कितने के बराबर में? इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? बी वर्टिकल, और ये किसके बराबर में हो जाएगा? बी ई साइन फाई के बराबर में। ये किसके बराबर में हो जाएगा? बी ई साइन फाई के बराबर में। तो यहां पर ये चीज आप याद रखिएगा कि जो आपका बी हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब क्षैतिज के अनुरूप जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, हम लोग जो यहाँ पर कंपास देखते हैं, जो प्लेन कंपास होता है, वो केवल आपको क्षैतिज दिखाता है कि क्षैतिज दिशा में उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है। ऊर्ध्वाधर नहीं दिखाता है कि इधर नीचे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लग रहा है कि ऊपर ज्यादा लग रहा है। लेकिन अब यहाँ एंगल ऑफ डिप्लेशन से, नति कोण से आपको यह भी पता चल रहा है कि नीचे ज्यादा लग रहा है कि क्षैतिज में ज्यादा लग रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये नति कोण अगर आपको पता रहेगा तो आप क्षैतिज दिशा में कितना चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है? बी एच, इसको निकाल लेंगे। कितना? ये हो जाएगा कितना आपका? बी ई कॉस फाई के बराबर में। और वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना लग रहा है ये भी आप निकाल लीजिएगा। कितना? बी ई साइन फाई के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसको बोले हैं बी भी और इसको बोले हैं बी एच, तो आप ध्यान दीजिए, इस वेक्टर को पूरे को उठा करके अगर हम यहां पर लगा दें तो ये भी कितना हो जाएगा? बी भी के बराबर में हो जाएगा कि नहीं? और अगर ये एंगल फाई है, अगर ये एंगल फाई है तो इसमें आप ध्यान से देखिए कि tan फाई इक्वल टू जो हम लोग लिखेंगे वो परपेंडिकुलर बाय बेस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो परपेंडिकुलर है कितना? परपेंडिकुलर है कितना? बी भी, और हॉरिजॉन्टल है कितना? बी एच, और यही हो जाएगा फाई। तो दो चीज है कि यहां से अगर आपको फाई पता रहे तो क्षैतिज में कितना चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहा है? बी कॉस फाई, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है जो तुमको पता रहेगा, ठीक ना? किस जगह पर हम लोग बात कर रहे हैं ये चीज हमको क्या रहेगा? पता रहेगा, क्योंकि जगह जगह पर तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बदल रहा है। लेकिन हम अगर किसी पार्टिकुलर जगह पे बात करेंगे तो वहां के लिए हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया रहेगा, बी का मान दिया रहेगा। बात समझ में आ रहा है? अब बी का मान जब दिया रहेगा भाई तो पूछेगा कि बताओ कि क्षैतिज दिशा में कितना लग रहा है। यदि नति कोण इतना है तो क्षैतिज दिशा में कितना? बी कॉस फाई। ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना लग रहा है? तो बी साइन फाई। लेकिन अगर दे दो कि तुमको क्षैतिज दिशा में बी एच और बी भी का ही मान दे दे और तुमको कहे कि बताओ नति कोण का मान कितना है, तो तुम क्या कहोगे? tan फाई इक्वल टू बी भी अपॉन बी एच। कैसे आया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बात समझ में आया कि नहीं आया? इतने चीज को समझने के बाद आइए कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बी एच अभी बता रहे थे कि ये क्षैतिज घटक क्या है भाई? तो ये क्षैतिज घटक है क्या कि कोई भी अगर चुंबक है और इस चुंबक को देखिए कि ये क्षैतिज घटक मान लीजिए और ये उसका मान लीजिए क्या, यहां से मान लीजिए क्या, ये है उसका क्या? ऊर्ध्वाधर घटक, जिसको हम लोग क्या बोले थे? इसको बोले थे बी एच, और इसको हम लोग क्या बोले थे? बी भी। और यहीं से जो है तो जो आपका अर्थ का मैग्नेट है वो मान लीजिए कि फाई नति कोण पे है। ये कितने कोण पे है? फाई के नति कोण पे है, जिसका नाम हम लोग रख ले हैं कितना? बीई, और ये एंगल है कितना? फाई है। तो यहां से जो क्षैतिज घटक लिखेंगे बी एच, बी एच बराबर कितना लिखेंगे? बीई कॉस फाई। कितना लिखेंगे? बीई कॉस फाई लिखेंगे। और अगर हमको कोई कहे कि बी भी लिखना है भैया तो ये कितना लिखेंगे? बीई साइन फाई लिखेंगे। और अगर हमको कोई कहे भैया कि कितना लिखना है? tan फाई बताओ कितना लिखेंगे? तो tan फाई परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर है कितना? और बेस है कितना? बी एच। तो ये तीनों रिलेशन आपको याद रहे क्या कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र केवल चुंबकीय निरक्ष पर क्षैतिज होता है,
मतलब क्षैतिज कहां पर हो रहा है, निरक्ष पे अगर बात करें तो थीटा 0 डिग्री था, लेकिन अगर दूसरे जगहों पर हम बात करें तो ये अलग अलग घटकों में होगा किसी सामान्य बिंदु पर। तो कितने डिग्री पर मान लिए, फाई एंगल पे, फाई को क्या बोले, नति कोण। अब इसका दो कंपोनेंट बी कॉस थीटा और बी, तो एक को बी एच बोले क्षैतिज घटक बी एच और ऊर्ध्वाधर घटक बी भी। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं। अब देखिए कि जब इतनी बातें आपको समझ में आ रही है तो इसके बाद चुंबकीय मानचित्र समझना है कि चुंबकीय मानचित्र में क्या किया गया कि हम लोग बहुत सारा पॉइंट देखे ऐसा जहां पर हो सकता है कि क्षैतिज घटक समान हो, ऊर्ध्वाधर घटक समान हो, है ना। तो इन सब के आधार पर हम लोग मानचित्र में एक पॉइंट बनाते हैं कि अलग अलग नामों से जाने जाएंगे अलग अलग रेखाएं को। तो ये नाम क्या क्या है, ये रेखा क्या क्या है, इसको देखिए। तो कहता है समदिक्पाती रेखाएं, जहां जहां पर दिक्पात कोण समान हो। कहां पर, एक नॉर्थ पोल पर, एक साउथ पोल पर 0 डिग्री 0 डिग्री, इक्वेटर पर कितना, सॉरी 90 डिग्री 90 डिग्री पोल पर, और इक्वेटर पे कितना 0 डिग्री 0 डिग्री। तो उस दो पॉइंट को जो मिलाने वाला लाइन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समदिक्पाती रेखाएं। पोल से पोल को मिला दो, रेखा का नाम क्या दे दो, समदिक्पाती। 0 डिग्री से 0 डिग्री वाले को मिला दो, नाम क्या दे दो, समदिक्पाती रेखा। दूसरा क्या है, शून्य दिक्पाती रेखा है। तो शून्य दिक्पात कोण वाले स्थानों को मिलाने वाले, ध्यान दीजिए कि शून्य दिक्पात कोण कहां कहां होता था, तो आपका शून्य दिक्पात कोण होता था इक्वेटर पे। अब ये इक्वेटर कैसा बनेगा, सर्कल। इस सर्कल में कितने इनफाइनाइट डायमीटर खींच सकते हैं, हर डायमीटर क्या होगा, शून्य दिक्पाती रेखाएं। क्यों कि हर पॉइंट का दिक्पात कोण कितना है, 0 है। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए कि इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद क्या कह रहा है, समनतिक रेखाएं। नाम से ही क्लियर है, नतिक कोण बराबर हो और उसको मिलाने वाला जो कोण रेखा होगा उसी को क्या बोलेंगे, समनतिक रेखा। चुंबकीय निरक्ष, चुंबकीय निरक्ष आप समझ गए कि चुंबकीय अक्ष के लंबवत सतह जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटेगी, क्या, शून्य नमन कोण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। दूसरे शब्द में कह सकते हैं क्या, तो अब देखिए कि चुंबकीय अक्ष के लॉन्ग यही इक्वेटर ही तो दो भाग में बांट दिया था, और यहाँ पर शून्य नतिक कोण है। तो शून्य नतिक कोण को मिलाने वाला रेखा क्या हो जाएगा, आपका चुंबकीय निरक्ष। और समचुंबकीय रेखाएं समान क्षैतिज घटकों वाले स्थानों को, समान क्षैतिज घटकों वाले स्थानों को मिलाने वाला जो रेखा होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समचुंबकीय रेखाएं बोलेंगे। तो ये पृथ्वी कैसे चुंबक के जैसे बिहेव करती है, इसमें इंपॉर्टेंट कौन क्या था, डिप एंगल और डिप्लेशन एंगल, थीटा और फाई। बस इतना आपको जानना है। इतना जान करके ये थ्योरेटिकल लेक्चर यहाँ पर करते हैं खत्म। और मेरे ख्याल से आज के लिए पढ़ के आइएगा, हर चीज याद करने वाला है।